आज की इस वीडियो में कई तरीके के पॉइंट्स लेकर आया हूँ, मतलब कई पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे एसएससी को क्रैक कर सकते हो। क्या वो गलतियां हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या वो चीजें हैं जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। देखो, सबसे पहला जो है तरीका वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझो, एग्जाम पैटर्न समझो कि एक्चुअली में एग्जाम पैटर्न में पूछा क्या जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं। प्री अपना 200 नंबर का होता है जिसमें से मुझे 150 से ज़्यादा नंबर लेकर आना होता है। मेंस अपना 390 नंबर का होता है जिसमें मुझे 3 से 40 से ज़्यादा लेकर आना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे ना, तो आपके ये जो स्ट्रेटेजी है वो अपने आप बनने लगेगी। अब जैसे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, जिसमें ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि जीके जीएस और इंग्लिश भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैं फुल स्कोर नहीं कर सकता और आप अपने सबसे ज़्यादा समय इन्हीं में दे रहे हो, इसमें कम दे रहे हो, तो कहाँ से आपकी स्ट्रैटेजी काम आएगी? कहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया? तो आपको एक अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें, हालाँकि मैं बताते रहता हूँ अपने इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक है? बाकी यहाँ देखो, मैथ्स और रीज़निंग एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, जो रैंक लेकर आते हैं, जिनकी नौकरी लगती है, जिनका सिलेक्शन होता है। तो आपको इन सब्जेक्ट पे, इस पे तो ऐसे लेके चलना है कि मुझे इनमें फुल लेकर आना है। इंग्लिश में अपना मैक्सिमम देना है, मतलब अगर आपका 50 है तो उसमें से लगभग 48 नंबर का तो टारगेट लेकर आना ही आना है। और फिर जीके जीएस में आप अपना मैक्सिमम दे सकते हो, 50 में से आप मैक्सिमम 25 से 30 तो लेकर आना ही होता है। इतना लेकर आते हैं बच्चे, एवरेज बच्चे इतना लेकर आते हैं, मतलब एवरेज नहीं, मतलब बच्चे एवरेज इतना लेकर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसके एक वैसे स्ट्रैटेजी बताऊँ जनरल कि आपको किस तरीके से वैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपको स्टार्टिंग में लेके चलना है। तो देखो, आपको ना चारों सब्जेक्ट एक ही साथ नहीं लेके चलना भाई। आपको अपने हिसाब से, या फिर कुछ भी ले लो, जैसे मैथ्स ले लो और इंग्लिश ले लो, एक साथ मैथ और इंग्लिश को पढ़ो, फिर उसके बाद रीजनिंग और जीके जीएस को पढ़ना बाद में। जैसे मैथ्स जो है वो थोड़ा-सा बड़ा सिलेबस होता है इसका, इसको कवर करने में कम से कम 6 से 8 महीना लगते हैं। लेकिन वही इंग्लिश आपका 3 से 4 महीना में हो जाएगा। तो इधर आपका 6 से 8 महीना मैथ्स में लग रहा है और साथ-साथ इंग्लिश भी चल रही है, तो 3-4 महीना में ये खत्म हो जाएगी। और फिर जो 2 बचेंगे, 2 महीने जो कि 6 से 8 महीना के साथ-साथ चलोगे मैथ्स के साथ, उसमें रीजनिंग भी एक ऐड कर लेना, जैसे आपका इंग्लिश खत्म होगा। तो इस हिसाब से आपके 3 चैप्टर, और फिर बाद में जो समय बचेगा उसमें जीके जीएस भी ले लेना। जीके जीएस को लास्ट में लेना, लेकिन स्टार्टिंग में इनको करना, क्योंकि जीके जीएस में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कन्वेंशनल जीएस, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट चीज़ें हैं, जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें सब कुछ चीज़ें फिक्स हैं। इसमें तो करंट अफेयर, अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें से 13 करंट अफेयर आएँगे, 12 स्टैटिक के आएँगे। इस तरीके से वेटेज होता है। कभी 10 आ जाता है, कभी 15 अपने स्टैटिक जीके के आ जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़, मतलब करंट अफेयर भी होता है। तो वो थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए। लेकिन ये वाले जो सब्जेक्ट है अपने, मैथ्स हो गए, इंग्लिश, इनमें आपका एक सिलेबस फिक्स है कि यहीं से आपका सवाल आने वाला है, इन्हीं चैप्टर से आने वाला है, तो इन पे थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि इस यहाँ पे आपको सब कुछ फिक्स है और यहाँ पे आप मैक्सिमम वो कर सकते हो अपना मार्क्स गेन, ठीक है? बाकी आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना है, वो मैंने आपको बता ही दिया। लिमिटेड बुक्स आपको फॉलो करना है और लिमिटेड टीचर्स ही आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ये बच्चे कि बुक्स खरीद लेकर आ जाएँगे, एक-एक सब्जेक्ट के 2-2 बुक्स लेकर आ जाते हैं। 2-2 बुक्स वो लेकर नहीं आते, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में रहता है। एक सपोज़ उनके पास किरण की मैथ की पब्लिकेशन बुक है और लाइब्रेरी में ही उनके पास एक दोस्त के पास पिनेकल की बुक है, तो इससे भी सॉल्व करेंगे, उससे भी सॉल्व, अरे काहे को यार, एक ही बुक लगा लो। मैं तो कह रहा हूँ बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल के टीचर इतने अच्छे हैं, इतने सारे क्वेश्चन वो अपनी क्लास में ही करवा देते हैं कि हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर से वो अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें प्रोवाइड करते हैं, डीपीपी प्रोवाइड करते हैं, फिर मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा होता है, वो हमें लगाना पड़ता है। तो बुक की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, चलो ठीक है, कुछ ऐसे हैं बुक, जैसे फ़ॉर्मूला बुक हो गया, इंग्लिश की बुक हो गई थ्योरी वगैरह के लिए, लेकिन उसमें भी आपको ज़रूरत नहीं, उसमें नोट्स आपके काम आएँगे। मैंने ऐसे-ऐसे टॉपर्स देखे हैं जिन्होंने बुक नहीं खरीदे, केवल अपना नोट्स किया है और मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलाई किया है। आपको भी यही करना है। मैं लिमिटेड बुक लो, या अगर लो तो, या फिर अगर आपके पास जैसे ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक आप ले लो, इतनी तो आपको लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने बोला लिमिटेड बुक लो। तो ब्लैक बुक आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक आपको तो लेनी पड़ेगी, तो ये ले लो। इंग्लिश का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको चाहिए, आपकी नीड के हिसाब से तो ले लो। लेकिन हाँ, ज़्यादा बुक्स को आपको रिलाई नहीं करना कि हाँ भाई मैं सारे सब्जेक्ट की, जैसे स्कूल में हम करते थे एक-एक बुक ले लो सारे सब्जेक्ट की, नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं करा जाता। यहाँ पे आपको नोट्स बनाया जाता है, जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ अच्छे से, और वो नोट्स ही आपका बुक्स का काम करेंगे। अब जैसे जीके जीएस है तो उसमें आप परमार सर आपको पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स है फैटमैन और लिटिल बॉय, आप उनको खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरीज़, अगर आपको नोट्स बनाना है तो लिखना पड़ेगा। आप बुक से वहाँ पे पढ़ सकते हो। हालाँकि वो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि बुक की नीड को खत्म कर देता है, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो उनके, बुक को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली में बुक क्या होता है ना, 90% जो बच्चे बुक खरीदते हैं, ऐसी की पड़ी-पड़ी रह जाती है वो। धूल बस हटाते हैं उसपे से, उसको कभी पलट के नहीं देखते वो। तो बुक आपकी भी ऐसी पड़ी रह जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 महीना आप अच्छे से पढ़ोगे, फिर बाद में वो बुक ऐसी की ऐसी रखी रहेगी। आप उसको फिर सोचोगे कि इसको मैं हाफ रेट में बेच दूँ, ऐसे ही मन में आएगा फिर। ठीक है? कभी काम नहीं आती बुक्स जो होती हैं।
बहुत कम बच्चे होते हैं, 5 से 10% होते हैं जो कि उस बुक को पूरा 5 से 10 बार खत्म कर पाते हैं। वो भी सारी बुक्स नहीं कि मैथ को भी उसने 5 से 10 बार, रीजनिंग को भी। बस वो ब्लैक बुक होती है या फिर एक आध इंग्लिश वगैरह की बुक होती है जिसमें वो 5 से 10 बार पढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट की बुक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे यूपीएससी नहीं है भाई, यहाँ पे आपके नोट्स सबसे ज्यादा यहाँ पे काम आते हैं एसएससी में, ठीक है। और बाकी मैथ्स में तो अगर मैं कहूँ तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप लेना चाहो तो ले लो, वरना टीचर्स आपके इतने सारे क्लासरूम क्वेश्चन करवा देते हैं, यूट्यूब पर इतने सारे हैं और मॉक टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चन जो कि आपका हो जाता है। बाकी टीचर्स की अगर आपको बात करूँ तो एक ऐसा टीचर आपको पहले ही ढूंढ लेना है, सर्च कर लेना है कि ये टीचर भाई बेस्ट है, एक्टिव टीचर है, डेडिकेटेड है और अच्छा है, ट्यूनिंग भी कनेक्ट हो रही है, नॉलेज भी इसके पास खूब है, इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, व्यूज भी आ रहे हैं, तो मतलब सब कुछ ठीक है, तो ये टीचर बढ़िया है। मैं इस पे फोकस करके मतलब इसी से मैं समझूंगा बस। अब बार बार आपको टीचर बदलना नहीं है कि कभी यार यार इसका समझ में नहीं आ रहा, मैं मतलब ये चीज आपको पहले तय करना चाहिए था ना। यूट्यूब पे उन सभी टीचर्स के एक एक चैप्टर पढ़े, वो पढ़ के आपको तय करना चाहिए था यार टीचर बढ़िया है कि नहीं। ये चीज़ आपको पहले बैच लेने से पहले पता करना चाहिए था कि ये टीचर बढ़िया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अच्छे से कराता है कि नहीं कराता है। केवल ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन तो नहीं करवाता, अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी तो कवर करता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही देख लेना चाहिए। जब आप उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले। आपको एक ही टीचर को फ़ॉलो करना है या फिर मैक्सिमम 2। हालाँकि मैं मिनिमम मतलब एक ही टीचर को कहूँगा, एक ही टीचर को। आप ऐसे इधर-उधर टीचर को फ़ॉलो करोगे ना तो फिर भटक जाओगे। और इसमें सबसे ज़्यादा ये जो टॉपर्स होते हैं ना, कहते हैं कि भाई ये भी कहते हैं एक ही टीचर को फ़ॉलो करो और लास्ट में बोलते हैं कि मैंने इससे भी पढ़ा, इस वाले टीचर से भी पढ़ा, इस वाले टीचर से पढ़ा, इस वाले टीचर से पढ़ा, इस वाले टीचर से। इसमें एक्चुअली ये होता है कि ये पढ़ते केवल एक ही टीचर से हैं, लेकिन जब इनका सिलेबस खत्म हो जाता है फिर तो ये टीचर्स उससे पढ़ेंगे नहीं, फिर तो ये फुल बैच बार-बार पढ़ेंगे नहीं। फिर ये यूट्यूब पे जाते हैं, अलग-अलग जो रिवीजन वाली वीडियोज़ होती हैं, जो अलग-अलग सीरीज़ होती हैं, वो पढ़ते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि मैंने इससे भी पढ़ा, इससे भी पढ़ा, इससे पढ़ा, अलग-अलग जाके इंटरव्यू देते हैं कि मैंने इनसे भी पढ़ा। वो होता है ये। लेकिन ये अपना सिलेबस जो मेन सिलेबस है वो एक ही टीचर से कंप्लीट करते हैं। तो आपको वो मैं बता रहा हूँ। रिवीजन आप बाद में करना जब आपका 6 से 8 महीना हो जाएगा। लेकिन आपको फुल जो सिलेबस करना है उस समय आपको किसी दूसरे टीचर पे फोकस नहीं करना, केवल अपने एक ही टीचर पे फोकस करना है जिसका भी आप फॉलो कर रहे हो। समझ में आया बात? ठीक है। बाकी आपको पीवाईक्यूज़ पे सबसे ज़्यादा रिलाई करना है। अब ये पीवाईक्यूज़ आपको कहाँ से मिलेंगे? मैंने तो मना कर दिया बुक खरीदने से। तो आपको खरीदना तो खरीद लो अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे। वरना मैं आपको बोल दूँ, जो आपका टीचर जो आपको सॉल्व करवाते हैं ना, वो पीवाईक्यूज़ ही होते हैं और वो इतने सारे पीवाईक्यूज़ होते हैं जो कि मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप उनको कर लो तो किसी, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल की, आप उनकी पीवाईक्यूज़ लगा लो किसी भी एक टीचर के सारे, वो आप हर एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो, क्योंकि वो क्लास क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो लगभग हर एग्ज़ाम को ध्यान में रख के करवाते हैं। और हर एक टाइप को अच्छे-अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाते हैं। एक-एक टाइप पे 8-8 10-10 सवाल करवाते हैं। तो आपको बुक की कहाँ ज़रूरत है यार? उन्हीं क्लास क्वेश्चन को कर लो अच्छे से। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट है जिसमें आपका पीवाईक्यूज़ का भंडार है, ठीक है? प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं, बाकी लाइव क्वेश्चन्स आते हैं उसमें, ठीक है? अलग-अलग सब्जेक्ट्स के। बाकी चैप्टर वाइज़ मॉक भी आते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लो। बाकी यूट्यूब पे अलग-अलग टीचर्स जो हैं वो अलग-अलग प्रैक्टिस करवाते ही हैं। आप उन बुक की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, ठीक है? खरीदने की। बाकी दोस्त-वोस्त के लेके लगा लो कभी-कभार, ठीक है? बाकी आपको मॉक टेस्ट देखो रेगुलर देना है। मॉक टेस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस करोगे, आपकी प्रिपरेशन केवल 50% होगी। जो बाकी की प्रिपरेशन होगी ना 50%, वो आपकी प्रिपरेशन होगी मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट पे आपको भाई ध्यान रखना है, ठीक है? मॉक टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल मॉक टेस्ट देना ही नहीं, इसको एनालाइज़ करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉक टेस्ट लगाना। एनालाइज़ का मतलब ये होता है, जब आपने मॉक टेस्ट दे दिया, सपोज़ आपके 200 नंबर में से आपके केवल 110 आ रहे हैं, लेकर जाना है आपको इस 110 को 160 तक, तो 40 नंबर और लेकर जाना है। अब इतना ही कट ऑफ आता है, आप 200 में से 200 नहीं ला सकते, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट हैं और बाकी जीके तो जानते ही हो, इंग्लिश भी है, नंबर कट ही जाते हैं, ठीक है? तो सपोज़ आपके 110 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके 110 क्यों आ रहे हैं? कट ऑफ के आस-पास क्यों नहीं आ रहा? वो 30 से 40 नंबर आपके एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं 50 नंबर? तो वो आपको देखना होता है कि ये जो क्वेश्चन आया, जो मेरा गलत गया या फिर जिसको मैंने स्किप किया या फिर जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा समय लगा, एक्चुअली क्यों लगा इस पे सबसे ज़्यादा समय? क्या मेरे अंदर रिवीजन की कमी है? क्या ये क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर है? अगर नोट्स के अंदर नहीं है तो नोट्स में इंक्लूड करो या फिर एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करो जिसमें वो सारे क्वेश्चन लेके लिखो जो बार-बार अलग-अलग कांसेप्ट के हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है? उसमें नोट्स करो, वो नोट करो और फिर बार-बार जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाओ तो उसको भी रिवाइज़ करो या फिर वीकली रिवाइज़ करो और अपने नोट्स को भी रिवाइज़ करो। यही सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद सॉल्यूशन वगैरह देखो। अगर मॉक टेस्ट में नीचे सॉल्यूशन भी दिया रहता है ना, जहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखते हो बाद में, तो वहाँ पे देखो कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया गया है। क्या यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तरीका बताया गया, तो उस शॉर्टकट को ऐसे करते-करते 6 से 8 महीना में आपकी जो कॉपी होगी ना, वो कॉपी नहीं रह जाएगी, वो ब्रह्मास्त्र हो जाएगी जो आप कॉपी को मेंटेन कर रहे हो, जो आपकी मॉक वाली कॉपी है। या फिर आप खुद ब्रह्मास्त्र बन जाओगे, आप खूब खूब एकदम मतलब खुद ही एकदम इंटेलिजेंट बन जाओगे। आपके मॉक टेस्ट धीरे-धीरे ऐसे ही बढ़ेंगे। मतलब केवल 8-10 मॉक लगा के 20-50 मॉक लगा के आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। जब तक आप मिनिमम 100 मॉक नहीं लगाते ना, तब तक आपका मतलब कल्याण नहीं होने वाला। तो आपको इतना तो लेके चलना है कि मेरे को प्री देने से पहले कम से कम 100 प्लस मॉक्स तो लगाने ही लगाने हैं। अब सोचो
इससे पहले मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी लगाना है, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, ठीक है? उसमें भी गुंजाइश ही है, क्योंकि वो तो इस पे डिपेंड करता है कि आपने जो 100 मॉक लगाए, इसमें आपने डेली हर मॉक में इम्प्रूव किया है कि नहीं खुद को, ठीक है ना? तो मार्क्स भी आपके आने चाहिए, केवल 100 मॉक लगाने से नहीं है, तो डेली खुद को इम्प्रूव करना है। तो इतना तो टारगेट लेके चलना है कि हाँ, मुझे 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़रूर अपने एग्ज़ाम में और डेली खुद को इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है? बाकी अपना रिवीजन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से हालाँकि कम मॉक टेस्ट आप तभी तो दे पाओगे जब आपका रिवीजन ठीक है। भई आप केवल मॉक टेस्ट लगाओ लेकिन आपको आते ही नहीं सवाल तो फ़ायदा क्या मॉक टेस्ट लगाने का? जब तक आपको सवाल आएगा नहीं। अब आपने पढ़ तो लिया वो कांसेप्ट लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा वो कांसेप्ट क्या पढ़ा था यार मैंने। आधी चीज़ याद आ रही है, आधी चीज़ फिर तो फ़ायदा ही नहीं, फिर तो आपने टाइम वेस्ट किया है वो। अगर आप रिवीजन कर पाओगे तब तो आपका उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पाओगे जो भी आपने कांसेप्ट पढ़ा है। तो उस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये नहीं करता कि आपको डेली रिवीजन करने की ज़रूरत है। देखो डेली केवल आपको रिवीजन करना है वोकैब वगैरह या फिर कोई एक और सब्जेक्ट ले लो उसको डेली रिवीजन करना है, ठीक है? मतलब हर तरीके से एक्चुअली डेली रिवीजन करना ही है लेकिन सारे सब्जेक्ट को डेली रिवीजन नहीं करना। आज इस सब्जेक्ट को रिवीजन कर लो, इसके सारे चैप्टर 2-3 दिन में रिवीजन करके खत्म कर दो, फिर अगले सब्जेक्ट को पकड़ो। इस तरीके से आपको डेली कम से कम 1 से 2 घंटा मतलब डेली रिवीजन ही करना है, सेल्फ स्टडी में आता है। और 3 से 4 घंटा आपको या फिर 4 से 5 घंटे आपको लेक्चर्स लेना है। अभी आप अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, फिर 2 से 3 घंटा आपको ये करना है रिवीजन और आधा 1 घंटा आपको वोकैब पे देना है। तो इस तरीके से मिला के आपके लगभग 7 से 8 घंटा पूरे हो जाएँगे। इतना ही आपको करना होता है। बस रिपीटेड वे में करना होता है, कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ डेली खुद को इम्प्रूव करना होता है। आपका ऐसे हो जाएगा बस। और कोई फाइनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करते हैं जो टॉपर जो सेलेक्ट होते हैं। बाकी आपको अपने वीक एरियाज़ पे फ़ोकस करना है। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स पसंद है या फिर इंग्लिश पसंद है तो मैं दिन-रात इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ और या फिर सबसे ज़्यादा अपना समय इंग्लिश में ही दे रहा हूँ। नहीं, आपका जो वीक एरिया है सपोज़ वीक एरिया आपका जीके जीएस है तो जीके जीएस में थोड़ा-सा ज़्यादा समय दो और इन पे बैलेंस करके धीरे-धीरे कम-कम समय दो। आपका रीज़निंग अगर अच्छा है तो ये नहीं कि बार-बार आप सबसे पहले मॉक टेस्ट में लगा रहे हो तो रीज़निंग ही बार-बार दो। बार-बार रीज़निंग के सेक्शनल मॉक दो खुद को सैटिस्फाई करने के लिए भाई हाँ, रीज़निंग में तो 50 में से मेरे 50 आ रहे हैं चलो यहाँ तो ठीक हूँ मैं। इन सब्जेक्ट पे भी आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन केवल इसमें नंबर लाके मैथ्स में नंबर लाके नहीं होगा, जब तक आपके चारों सब्जेक्ट में इक्वली आप वो नहीं कर पाओ, क्वालीफाई नहीं कर पाओ तो। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपने वीक और एरियाज़ पर भी काम करना है। केवल स्ट्रॉन्ग जो पहले से ही पसंद है, आपको मैथ पसंद है तो केवल मैथ में ही सबसे ज़्यादा नंबर लाओ। मैथ्स में आए हैं 50 और रीज़निंग में आए हैं या फिर इंग्लिश में आए हैं 38, क्या फ़ायदा इसका? अगर दोनों में 45-45 आए हैं, तब देखो अगर इन दोनों को करोगे 88 आ रहा है और इन दोनों को करोगे 90 आ रहा है। देखो कौन-सा बेटर है? ये वाला बेटर है ना? यहाँ पे 5 नंबर कम आया है, लेकिन यहाँ 7 नंबर ज़्यादा आ गए ना, तो दोनों में 45-45 इस तरीके से मेंटेन करके चलो। पता चले एक में 50 में 50 आ रहे हैं और एक में 30 आ रहे हैं, तो गलत बात है वो। अगर आप सब में अच्छा-अच्छा करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई, तभी आपके मैक्सिमम नंबर आएँगे, ठीक है? बाकी आपको कंसिस्टेंसी तो देखो डेली फॉलो करना है। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं है। अगर आप 4 दिन पढ़ रहे हो और बहुत अच्छे से एक कहावत क्या एक टॉपर ने कही थी, वो भी यूपीएससी टॉपर ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा लेकिन मैंने एक शॉर्ट्स में देखा था इंटरव्यू में देखा था शायद। उसने बोला था अगर मैं 3-4 दिन लगातार पढ़ता हूँ 7-7, 8-8 घंटा, तो वो बोल रहा था कि मैं मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा और मैं कर लूँगा। लेकिन वहीं अगर 1-2 दिन का भी गैप हो जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया अपनी कंसिस्टेंसी ने। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ भले ही कम पढ़ो, भले ही आप बैल-बुद्धि हो, भले ही आपको कुछ नहीं आता, भले ही आप बार-बार भूल जाते हो, भले ही आपको समझ में नहीं आता एक बार, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि आप उस टैलेंट जिसके पास टैलेंट है, जो पहले से अच्छा था आपके पढ़ाई में या फिर आपसे आगे था, आप उसको पीछे कर दोगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द किंग हर चीज़ में, प्रिपरेशन में चाहे कुछ भी आप करते हो, कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। करत-करत अभ्यास वाली कहानी सुनी है ना? अगर एक पत्थर पे आप एक-एक बूंद पानी गिरा रहे हो बहुत समय तक, तो वो पत्थर वहाँ से छेद हो जाता है, खदर जाता है। लेकिन एक ही बाल्टी पानी गिरा दो, कुछ नहीं होगा उस पत्थर को। वैसे आप यहाँ पे करते हो, 2-4 दिन, 8-10 दिन एकदम खूब 10-10 घंटा पढ़ाई करोगे। लेकिन फिर बाद में उसके बाद ध्वस्त हो जाओगे, उसके बाद सोशल मीडिया और तरह-तरह की चीज़ें उसमें लीन हो जाओगे। लेकिन आपको कम पढ़ना है, 4 से 5 घंटा, 6 से 8 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। स्टार्ट करो 4 से 5 घंटा, फिर धीरे-धीरे अपना स्टैमिना बनाओ 6 से 8 घंटे का। ये केवल आपको 1 से 2 साल करना है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना लास्ट अटेम्प्ट लेके चलना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने प्रिपरेशन के समय ध्यान रखना है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको ये सोशल मीडिया ना सबसे ज़्यादा तो एग्ज़ॉस्ट ये करता है। आप आजकल ब्रेक का मतलब ये नहीं समझते कि ब्रेक का मतलब टहलना होता है पावर नैप लेना होता है 10 मिनट आराम नहीं, ब्रेक का मतलब होता है इंस्टाग्राम पे रील चलाना। ब्रेक का मतलब होता है सोशल मीडिया पे देखना कि क्या न्यूज़ हो रही है, क्या चीज़ चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग में है, ये होता है ब्रेक का मतलब आज के ज़माने में। लेकिन ये ब्रेक का मतलब नहीं होता है। ये अपने ब्रेन को और भी ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा सोशल मीडिया में खर्च होता है। वो हमें लगता नहीं है क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जब हम पढ़ाई में करते हैं तो हमारा ब्रेन एकदम शांत और कम-कम चीज़ें जा रही होती हैं, केवल काम की चीज़ें जा रही होती हैं।
लेकिन जब हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और ये फालतू की चीज़ें हम देखते हैं, तो जो कूड़ा कबाड़ा है वो हमारे अंदर जा रहा है, जो कि हमारे ब्रेन को एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है? तो अगर हमारा ब्रेन पहले से साफ है तो उसमें पढ़ाई की चीज़ें डालेंगे, बहुत मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हम उसको स्टोर कर पाएँगे। लेकिन पहले से ही सोशल मीडिया की चीज़ें, जो बेकार-बेकार चीज़ें, कूड़ा-करकट, वो पतली कमरिया मोरे हाय-हाय, ये सब चीज़ें डालेंगे तो कहाँ से वो जो पढ़ाई की चीज़ें आपको मन लगेगा भाई? तो अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं, इनको रिमूव करना पड़ेगा। अपना डोपामाइन लेवल को नीचे लेकर आना पड़ेगा। जो बोरिंग चीज़ें हैं उसको ज़बरदस्ती करो। 1-2 महीने बाद आपके ब्रेन को, जो बोलते हैं ना 21 दिन में आपकी हैबिट बन सकती है और 66 डेज़ में आपकी जो हैबिट है एकदम मजबूत हो सकती है। तो इतने दिन तक आपको केवल खुद को कंट्रोल रखना है, उसके बाद तो आपका ब्रेन सब कुछ अपने आप करने लगेगा। ठीक है? तो आपको अपने सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी आपको अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, रीज़निंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। रीज़निंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कॉमन सेंस थोड़ा-सा ज़्यादा, लॉजिकल, आपको यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा काम आएगा। तो जब आप इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो मतलब आप स्पीड पे, पहले तो आप अपनी फोकस करोगे एक्यूरेसी पे कि मेरे जितने भी सवाल अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो सही जाने चाहिए, गलत नहीं जाने चाहिए। वरना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी केस है। तो अगर आपके नेगेटिव मार्किंग लग जाएँगे तो फिर और नुकसान हो जाएगा। तो पहले आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे, फिर उसके बाद आपको स्पीड पे फोकस करना है, ठीक है? तो दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि यही 2 चीज़ है अंत में जिस पे मुझे फोकस करना होता है सब कुछ सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे पहले आप अपने एक्यूरेसी पे फोकस करो कि हाँ, अगर मैं जो भी सवाल को सही कर रहा हूँ वो सही जाना चाहिए, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि स्पीड स्पीड के बिना एक्यूरेसी क्या काम की? जब आप सारे सवाल अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, केवल 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो 25 में से, लेकिन सही कर पा रहे हो, लेकिन फ़ायदा क्या? आपने बाकी के जो 15 वो तो नहीं किए। तो अगर आपकी स्पीड होगी और एक्यूरेसी होगी, दोनों एक साथ लेके चलोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कर लोगे अटेम्प्ट, और अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर लोगे। तो दोनों पे आपको काम करना है, ठीक है? अगला है, रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब ये ना लास्ट में बनाया जाता है, स्टार्टिंग में ये नहीं कि अब मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, अब इसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। नहीं, पहले आप अपनी पूरी मैथ्स खत्म कर लो। आप उसका धीरे-धीरे रिवीजन तो कर ही रहे हो। लेकिन बाद में जब आप उसका देखें, जैसे ये है, जैसे मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, ठीक है? और मैंने इसके लॉन्ग नोट्स बनाए। अभी तो मैंने लॉन्ग नोट्स बनाए। लेकिन जब मैं बाद में रिवीजन करूँगा, मतलब 3-4 महीने बाद जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह दूँगा, मतलब जब लास्ट में 4-5 बार रिवीजन करने के बाद, इसके 4-5 रिवीजन करने के बाद लॉन्ग नोट्स को, जब मैं चौथी 5वीं बार बनाऊँगा तब थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लूँगा। जब मैं इनको रिवीजन करूँगा तो उसी में से देखते-देखते जो मुझे लगेगा कि हाँ, मेन-मेन कीवर्ड लिख देते हैं माइंड मैप की तरह, वही होता है अपना शॉर्ट रिवीजन। मतलब इसमें मैंने वर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, जिनको देख के मुझे वो पूरा टॉपिक याद आ जाए, और जब वो पूरा टॉपिक याद आ जाए तो मैं अपने मन में चिंतन कर सकूँ कि हाँ, इसमें ये चीज़ था, इसमें ये चीज़ था, इसमें ये चीज़ था, इसमें ये चीज़ था। ये माइंड मैप की तरह, जो कि यूट्यूब पर भी आपको कई सारे टीचर करवाते हैं, आप उनके नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं तो कहूँगा आप खुद के बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि जब आप ये चीज़ करोगे तो एक्चुअली इसका मतलब यही है ना कि आप खुद को समय दे रहे हो, खुद में खर्च कर रहे हो, खुद के उस सब्जेक्ट में समय दे रहे हो। तो कुल मिला के वो चीज़ आपका काम आएगी। हार्ड वर्क ऑलवेज़ पेज़ ऑफ भाई, ठीक है? हार्ड वर्क हमेशा, मतलब जो कर्म आप कर रहे हो वो हमेशा आपको फल देगी। ये आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा, आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो। आपका एक तरीके से रिवीज़न ही हो रहा है, और ये रिवीज़न ऐसा हो रहा है कि बाद में फिर आप इससे रिवीज़न करोगे और कम समय में रिवीज़न कर लोगे। बड़े-बड़े नोट्स आप बार-बार थोड़ी ना रिवीज़न करोगे। 1 साल में बहुत समय होता है भाई, तो कर लोगे आप, ठीक है? लेकिन पहले आपको वो दृढ़ संकल्प बनाना पड़ेगा। अपने मन को इतना विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर आप पहले सोचोगे कि यार लॉन्ग नोट्स बनाने में इतना समय, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने में, फिर रील्स भी तो देखना पड़ेगा यार। तो जो फालतू की चीज़ें उसको कम करो। अपने आप समय आपका इधर बढ़ जाएगा। समय बहुत है भाई, लेकिन हमें यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। अब वो आप कैसे करोगे? जब आप डेली खुद को ट्रैक करोगे कि हाँ, मेरा एक्चुअली फालतू का समय जा कहाँ रहा है। ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके एकदम चांसेस बढ़ जाएँगे, आप एसएससी को क्रैक कर सकते हो। ठीक है? बाकी प्रैक्टिस करो, डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मेहनत करो। 1 से 2 साल की आपको जर्नी केवल यहाँ पे लेके चलनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट को ही लास्ट अटेम्प्ट मान के चलना है, और हो जाएगा भाई। सेल्फ बिलीव बिलीव रखो। 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, लेकिन कब तक हारेंगे? पूरा जीवन तो हम अगर आपने आज हार मान लिया, फिर आपको पूरा जीवन कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आज एक ऐसा समय है, अगर आप कर लोगे, हारो चलो ठीक है, फिर से उठो, हारे फिर से उठो, हारे फिर से, एक समय तो ऐसा आएगा जहाँ पर भगवान भी बोलेंगे हाँ भाई, तू डिज़र्व करता है, तू हार नहीं माना, तू ले ले भाई, ठीक है? तो इस तरीके से हमें करना होता है, बार-बार उठना पड़ता है, ठीक है? हर अटेम्प्ट में फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ख़ैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, ठीक है? इम्प्लीमेंट करोगे तभी फ़ायदा होगा इसका, वरना फिर ये वीडियो भी देख के आपने अपना समय बर्बाद ही किया है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप इससे कुछ सीखोगे नहीं, ठीक है? तो ख़ैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।